जलील भाई, शुरुआत में आप ही से कहता हूँ, चूंकि आपका स्टेट है, आप वहाँ के नागरिक हैं। जो हुआ वो पूरे देश के लिए पीड़ादायक है, लेकिन आप लोग तो कई दशक से 90 के दशक से ये पीड़ा झेल रहे हैं। और जब देश की आज़ादी हुई और उसके बाद पाकिस्तान ने कब्जा किया, जब कश्मीर पर कब्जा करना चाहा, फिर युद्ध हुए, लंबा समय चला, फिर आतंकवाद की घटनाएं हुई उसमें, फिर अभी जो हुआ उसमें, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए। क्या इस बात की पीड़ा है वहां के नागरिकों में? जी धनंजय जी, आपको मेरी तरफ से नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को भी और दर्शक साथियों को भी। ये जो जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया और इसके इर्द-गिर्द जो सियासत है उसके बारे में बात की। कहा तो यही जाता है कि कश्मीर भारत का ताज है, लेकिन ओवर द इयर्स लास्ट 70 मोर देन 70 इयर्स देखा यही गया है कि कश्मीर सियासत का पायदान है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो। कश्मीर की जो घाटी है और जम्मू कश्मीर के जम्मू के भी जो सरहदी इलाके हैं, वो सियासत का पायदान रहे हैं, सियासतदानों के लिए अपनी जो इक़्तिदार है या जिसको कुर्सी कहते हैं, जिसको सत्ता कहते हैं, उसको मज़ीद कंसोलिडेट करने के लिए हर वक़्त में हर पार्टी ने इसको एक सियासी पायदान की तरह इस्तेमाल किया है, यानी कि पैर जिस पर पैर रखा जाए और ऊपर के ज़ीनों को चढ़ा जा सके, तो जम्मू कश्मीर वही है। और बदले में जम्मू कश्मीर को क्या मिला? सन 47 से लेके आज तक जितने भी जंग हुए, उसमें अगर आप देखेंगे कि जंग का मैदान जम्मू कश्मीर ही रहा। जम्मू से सटे जो सरहदी इलाके हैं वो और कश्मीर के जो सरहदी इलाके हैं वो। और अब तक सैकड़ों लोग, चाहे लो इंटेंसिटी वॉर हो या फुल फ्लेज्ड वॉर हो, उसमें हमेशा कश्मीरियों ने अपनी जान की भली दी है। और बदले में क्या मिला है? बदले में सियासी गैर यकीनियत मिली है, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ के जो लोग हैं वो भी एक कोलोनियलिज़्म की तरह शिकार हैं। पाकिस्तान के जो रूल है वहाँ पे, दिखाने के लिए तो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, लेकिन जो चलती है वो चलती है पाकिस्तान के हुक्मरानों की। और यही नहीं बल्कि कश्मीर के कुछ इलाके तो चीन को गिफ्ट किए गए और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, जो अर्स्टवाइल जो 47 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करती थी। और यहाँ अगर उस वक़्त के हालात के मद्देनज़र एक रुख इख्तियार गया था कश्मीरियों को नेशनल एमलगम में शामिल करने का, उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए एक सेक्युलर कंट्री में शामिल करने के लिए, जो कि कश्मीर के लीडर्स ने भी अपने लिए बेहतर चुना था। तो दफ़ा 370 आईन की शिक के मुताबिक उसको जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था हिंद की रियासत के साथ। और ये हिंद की रियासत की कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, जिसकी रूह से जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ। और साथ ही जम्मू कश्मीर को भी अपनी जो रियासत का उसका पहला वो इमेज थी, उसको किसी न किसी हद तक बरकरार रखते हुए उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अपना आईन बनाने की इजाज़त दी गई। बहरहाल जहलीम तब से अब तक जहलीम से काफ़ी पानी बह चुका है और आज हम एक छोटी-सी यूटी के सूरत में आप लोगों के सामने हैं। बहरहाल कहना यही है कि सियासत के लिए जो भी कदम उठाया गया अभी तक, चाहे पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट का मामला हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने की बात हो, या जम्मू कश्मीर को एक सियासी पायदान के तौर इस्तेमाल करके मेन लैंड में अपनी सियासी साख को मज़ीद मज़बूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बहुत बदकिस्मत है जम्मू कश्मीर की ये कौम, जिसे कभी लोग नहीं समझा गया, बल्कि एक रेवड़ की सूरत में इस्तेमाल करते हुए इस पर सियासी महल तमीर हो चुके हैं अब तक। तो बहरहाल मैं मेरा मेरा इब्तिदाई आपने मुझे कमेंट करने के लिए बोला जम्मू कश्मीर की तारीख के हवाले से, तो मैंने आपको बयान किया। और बदकिस्मती की बात ये है कि अभी तक अगर जम्मू कश्मीर के लोग ही इस कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हुआ करते थे, लेकिन टेररिज्म जो कोई सरहद नहीं मानता है, ये जम्मू कश्मीर के सरहदों से बाहर निकल के पूरे देश में आपने देखा कि किस तरह के हालात हुए। और हाल ही में जो पहलगाम में 22 अप्रैल को जो दिलदोज़ वाक़या पेश आया और एक शर्मनाक वाक़या पेश आया, उसमें कोई कश्मीर का एक बंदा था और बाकी सब जो थे मेनलैंड से यहाँ के
नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के लिए आए थे। कभी उनके वहम-गुमान में भी नहीं रहा होगा कि वो यहाँ से सफ़ेद कफ़न में लपेट के वापस जाएँगे। और जहाँ तक अभी आपने इनॉग्रल कमेंट्स में कहा कि मोदी जी यहाँ नहीं आए और कोई लीडर नहीं आया। आए, अमित शाह जी आए, बाईसरंग भी गए और श्रीनगर में उन लाशों को श्रद्धांजलि भी पेश की। लेकिन वो भी एक ऑप्टिक्स का वो हिसाब-किताब था। आपने देखा कि जब सारा देश रोष में था, मातम में था, जम्मू-कश्मीर उबाल पे था, यहाँ लोग सड़कों पे थे, तो वहाँ पे कालीन और कनात लगाने की फुर्सत किसको थी? रेड कारपेट लगाने की फुर्सत किसको थी? और रेड कारपेट पे चलना ही बज़ाते खुद ये ज़ाहिर करता है कि उसमें जो दिली भाव होता है मातम का, वो कहीं न कहीं गायब था उसमें। तो मेरा कहने का यही है कि ये जो मामले हैं दिल के करीब होते हैं, जज़्बाती होते हैं, कोई जब मरता है, अगर दुश्मन के घर में भी कोई मरता है तो उसका जो दुश्मन होता है उसके घर में भी कोई थोड़ा-सा जज़्बातियत आ ही जाती है। लेकिन यहाँ जज़्बात से आरी लोग हैं और हर किसी चीज़ को एक इवेंट की सूरत में मनाते हैं, चाहे वो लाशों पर ही सही हो। तो जी। मैं आता हूँ जलील भाई आपके पास। एक हमारी जो साथी हैं वो बड़ा अच्छा हमें याद नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखा शुभ्र शुभ्रा सूद कि हफीज जलंधरी ने पाकिस्तान नेशनल एंथम लिखा है। बड़े शायर थे, ये तो मुझे पता था, लेकिन नेशनल एंथम लिखा है तो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने जो बात कही नेहरू के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के टपोरी जो है नेहरू को अय्याश कहते हैं। खैर जाने दीजिए, माफ करें, वो है ना वो उनकी वाली बात कि उनको माफ कीजिए सुकरात वाली, कि क्षमा करें इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हालांकि मैं उस विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ, ये ऐसे लोग क्षमा के योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग किसी योग्य नहीं होते। योग्यता नाम का शब्द ही इनको नहीं छूता है। लेकिन जो वो उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं जलील भाई, शेख अब्दुल्ला, कश्मीर की जब बात आती है तो शेख अब्दुल्ला बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। किस तरह से लड़ाई लड़ी उन्होंने कश्मीर के लिए। फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आते हैं, फिर जो है उमर अब्दुल्ला आते हैं। परिवारवाद को लोग गलियाते हैं कि परिवारवादी लोग गड़बड़ करते हैं और परिवादी लोग जो है सत्ता सुख में लगे रहते हैं। लेकिन हमारा अनुभव ये है कि चाहे वो गांधी का परिवार, नेहरू का परिवार हो, चाहे शेख अब्दुल्ला का परिवार हो, ये दोनों परिवार जो है वो चाय बेचने वाले से ज्यादा राष्ट्रभक्त है, ज्यादा संवेदनशील दिखता है, ज्यादा जो है मानवीय दिखता है, ज्यादा आम आदमी के करीब दिखता है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, देश के प्रति तो उनका विश्वास है ही, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको नरेंद्र मोदी जी से कोई अपेक्षा नहीं होगी। वो समझ में आ गया होगा वहां के नागरिकों को कि हम भी जो है मणिपुर जैसे ही हो गए। लेकिन राहुल गांधी वहां गए, उमर अब्दुल्ला वहां लगातार इस कोशिश में है कि कैसे उनका विश्वास बहाल हो और कैसे सामान्य स्थिति लौटे। राहुल गांधी गए, उन्होंने भी जाकर के उन जगहों पे मुलाकात की जहाँ पे जो गोलाबारी में आम नागरिक जो सरहद किनारे हैं, जो सरहद पे हैं, उनके पास गए, उनकी पीड़ा पूछी, आंसू पोछे उनके। क्या आपको लग रहा है कि उनमें ये भरोसा है कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पीड़ा में खड़े हैं और हम भी भारतीय हैं, वैसे ही जैसे बाकी देश के लोग हैं, कि भले शासक हमको नहीं समझ रहा है, हिंदू मुसलमान वो नाप रहा है, लेकिन संविधान में हमारे लिए जगह है। क्या ये विश्वास उनमें है, उमर अब्दुल्ला में, राहुल गांधी में? इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूँ, आपने कुछ बातें कही और कुछ रेफ़रेंसेस दी, जो अभी आपके एक दर्शक ने भी लिखा कि हफ़ीज़ जलंधरी वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना नेशनल एंथम लिखा था। और इससे ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के वजूद के तईं प्रति उनकी क्या प्रतिष्ठा रही होगी। और उसके बाद भी वो नेहरू नेहरू की तारीफ कर रहे हैं कि नेहरू अगर इस दुनिया से चले जाएँगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और वो बात सही भी साबित हो गई कि उस ज़माने में जब हम चीन के साथ जंग जीतने की पोज़ीशन में नहीं थे, जब हमने कई जंगें 65 की और क्या कहते हैं कि 47 की जंग भी पाकिस्तान के साथ लड़ी थी। और आर्थिक स्थिति हमारी इतनी ख़राब थी कि हम देश के पसमानदा तरीन मुल्क, दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में शुमार किए जाते थे। उस वक़्त एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसका कि जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन रही है। उसके बाद 2 और नाम आते हैं उनके साथ, मार्शल टीटू और और जमाल अब्दुल नासिर। अगर आप आज किसी मॉडर्न सियासतदान से उनके नाम पूछेंगे तो वो बगले झाँकने लगेंगे कि ये कौन लोग थे जो नेहरू के साथी थे और नॉन अलाइनिंग मूवमेंट के जो बानी लोग थे। मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के
मार्शल टीटू, जिसके नाम से शायद दिल्ली में एक सड़क भी है। तो चलें, ये तो हुई तारीख के आईने में हम जो बात कर रहे हैं। तारीख के आईने में जाकर हमें एक और चीज़ जो दिखाई देती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पास्ट दिखाई देता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, जो सन 1931 में महाराजा हरि सिंह के रूल के खिलाफ एक मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुई थी, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रूप में वो शुरू हुई थी। मगर शेख अब्दुल्ला एक सेक्युलर मिजाज के इंसान थे, तो उन्होंने बाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया, जिस पर उन्हें काफ़ी ये जो अपोज़िशन का सामना करना पड़ा और कई लोग उनसे अलग हो गए और जिनमें चौधरी गुलाम अब्बास जैसे लोग, जो फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उनकी एक सियासत है, या जो हमारे मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फारूक हैं, उनके जो परदादा थे मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह, जो इब्तिदा में शेख अब्दुल्ला के साथियों में शुमार किए जाते थे, लेकिन बाद में उनको यहाँ से जाना पड़ा और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सदर भी बने। बहरहाल ये तो मैंने कहा कि सेकुलर मिजाज की बात जहाँ तक बात है, और हिंदुस्तान के साथ विलय करने के पीछे शेख अब्दुल्ला की जो मंशा थी, उसमें उनके मिजाज का कितना अमल दखल रहा। हालाँकि आपने कहा कि अगर नेहरू या शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो शायद ये विलय नहीं हो पाता। और आप याद करें कि जो हमारे उस वक़्त के जो गृह मंत्री थे, सरदार पटेल वल्लभ भाई साहब। पटेल, हाँ, उन्होंने कहा था कि कश्मीर को छोड़ दो, ये दफ़ा करो, ये हेडेक है, ये खत्म करो। आप जूनागढ़ और हैदराबाद पे अपना फ़ोकस करो, कि वो भारत के साथ बिल्कुल लगे हुए जगह हैं और वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में हैं, वो बेहतर रहेगा भारत के लिए और उसको छोड़ना। लेकिन नेहरू ने वो अपना जो है किस तरह से उन्होंने अपनाइयत से कश्मीरियों को अपना के उनके ज़हनों में ये बात बिठा के कि आपका मुस्तकबिल जो है वो भारत के साथ ही सेफ है और भारत में ही आपका जो वजूद है, एंटिटी है, या आपकी जो शनाख्त है, या आपकी जो इन्फिरादियत है, वो आपकी भारत के साथ बरकरार रहेगी। पाकिस्तान में आपका कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। बाकी पाकिस्तान की तरह ही जम्मू कश्मीर को भी माना जाएगा कि एक स्टेट है। लेकिन यहाँ पे आप हमको हर वो चीज़ देंगे जिससे आपकी आइडेंटिटी और आपका जो वक़ार है, ऑनर है, वो बरकरार रहेगा। बहरहाल वो कितना रहा तो वो आप सब लोगों के सामने है। तो आपने जो उमर अब्दुल्ला की बात की, उमर अब्दुल्ला ने जो 22 अप्रैल के बाद, पहलगाम वाक़ये के बाद जो उन्होंने असेंबली का सत्र बुलाया था, उसमें जो उन्होंने तकरीर की थी, उसमें उन्होंने बड़ी लाचारी से कहा था कि हमारा इसमें कोई अम्ल-ओ-दख़ल नहीं है। हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि पावर हमारे पास नहीं है। हालाँकि जो डॉगी मीडिया है, उन्होंने उसको उस वक़्त सारा जो ठीक रहा है उसके सर फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जो ये भारतीय लोग हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, उनको स्नब किया गया। उनमें एक अर्नब है जिसने इस पहलगाम वाक़ये की सारी ज़िम्मेदारी, उसको पता भी नहीं था कि यहाँ पे रूल कैसा है, यूनियन टेरिटरी है और सिक्योरिटी का मामला किसके पास है। वो उन्होंने इसका ठीकरा भी उमर अब्दुल्ला के सिर फोड़ने की कोशिश की थी कि उन्होंने ये इस मामले को, सिक्योरिटी को क्यों नज़रअंदाज किया और ये लोग मारे गए, हालाँकि उमर अब्दुल्ला के पास कुछ भी नहीं है। उनके चपरासी को ट्रांसफ़र करने के उसके पास पावर नहीं है। तो बहरहाल जब उन्होंने उस वक़्त वो जो किया जा सकता था और जो उमर अब्दुल्ला जैसे शख्स, एक पावरलेस शख्स के हाथ में थोड़ा बहुत था, तो उन्होंने वो असेंबली का सत्र बुला के वहाँ पे उस वाक़ये की ज़िम्मेदारी ली। हालाँकि उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। उन्होंने कहा कि ये हमारी धरती पे हुआ था और कहीं न कहीं हम भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल बहुत काबिल तारीफ़ उनका जो बयान था, वो उस वक़्त के तनाज़ुर में कहा जा सकता है। लेकिन आज जो उन्होंने पहलगाम में ये अपनी कैबिनेट बुलाने का फैसला किया है, वो उसमें 2 चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक तो उनकी जो मामलात हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसमें वो काफ़ी बेबस और लाचार हैं अभी तक। और जहाँ तक वो कैबिनेट मीटिंग वहाँ बुलाना चाहते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहाँ ये एड्रेस करना चाहते हैं कि पहलगाम एक पर्यटक जगह है और वहाँ के लोग सब के सब पर्यटन पे ही दारोमदार है उनकी रोज़ी-रोटी का। तो इस वक़्त वो काफ़ी दुखी हैं, पहलगाम के लोग। पहलगाम के लोगों का रोज़गार चला गया है। तो मेरे ख़्याल से ये एक जो उन्होंने एक गेस्चर किया है कि वहाँ जाके वो अपने लोगों के लिए, उसमें पहलगाम वाक़ये का मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक़्त वो पहलगाम वाक़ये के तनाज़ुर में वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पहलगाम का वाक़या हो गया, उनकी जो विधवाएँ हैं या उनके जो घरवाले हैं, वो तो चले गए, वो तो शोक मनाते हैं अपने-अपने घरों में। वहाँ जो पीछे रह गए हैं, वो एक तो पहलगाम वाक़ये का शोक मनाने वाले हैं, दूसरा अपने रोज़गार का शोक मनाने वाले हैं वहाँ पे, जिनको कोई नहीं पूछता है। उमर अब्दुल्ला वहाँ चले गए, लेकिन मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा
राहुल गांधी की, वो हर उस जगह चले गए हैं जहाँ जो पीड़ित है। आप देखिए कि पहलगाम वाक़ये में हमारे 26 मासूम शहरी शहीद हुए, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ ये बखेड़ा सारा खड़ा हुआ, उसमें कितने मारे गए? उनकी कहीं बात हो रही है? वो कोलैटरल डैमेज है, क्योंकि उनमें ज़्यादातर मरने वाले मुसलमान हैं। उनमें सिंदूर वाली बात कोई नहीं है और उसमें कोई वोट नहीं मिलेगा। पुंछ की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, पुंछ वालों के साथ हालाँकि जब राहुल गांधी वहाँ गए, अगर आप वो वीडियो देखेंगे, तो वहाँ के लोग जो हैं, उनके बयान आप सुनेंगे, तो उनका सारा जो गुस्सा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि उन्होंने एक बार भी यहाँ मरने वाले 20-22 लोगों का ज़िक्र नहीं किया। वहाँ लोग मरे ही नहीं, उन्होंने अपनी जायदादें खोई। वहाँ पे बच्चे मारे गए, पहलगाम में बच्चे नहीं मारे गए, पहलगाम में औरतें नहीं मारी गईं, पुंछ में बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, सिख मारे गए, मुसलमान मारे गए, हिंदू मारे गए, मस्जिदें निशाना बनी, मंदिर निशाना बने, गुरुद्वारे निशाना बने, लेकिन वहाँ से वोट चर्न नहीं होता। तो इसलिए वहाँ का ज़िक्र नहीं होना। होना तो ये चाहिए था, एक तो उन्हें प्रधानमंत्री देश के नागरिकों के बाप हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री देश के कौम का बाप हुआ करता था। उनकी जो बहुएँ विधवा हुई थीं, उनके घर जाना चाहिए था, लेकिन चला कौन गया? वो देवर गया, राहुल गांधी। और पुंछ में उनको जाना चाहिए था, उनके बच्चे मारे गए थे वहाँ, प्रधानमंत्री के बच्चे हैं। वो नहीं कहते हैं कि मैं मैं मोदी का फैमिली हूँ, ये भी कोई नारा चला था ना बीच में, मैं मोदी मैं का भी परिवार चौकीदार, हूँ। मोदी हाँ, का परिवार परिवार। हूँ। हाँ, हुँ। परिवार में लोग मारे गए हैं और परिवार का मुखिया इस बारे में वो जा कहाँ रहे हैं? अब मैं वहाँ एमपी की तरफ चला जाऊँगा, वहाँ जो विजय शाह हैं, जिन्होंने कर्नल सफिया के बारे में जो कहा था और उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो फ़ौज को अपने चरणों में दिया था, प्रधानमंत्री के चरणों में चरण स्पर्श करने के लिए भेज दिया था। अब प्रधानमंत्री ने खुद बुलाया फैमिली को। कर्नल सोफिया की फैमिली जा रही है और फूलों की वर्षा कर रही है। फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री को कर्नल सोफिया की करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा कि फौजी और उनके परिवार के लोगों को बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा करो। इससे बड़ी विडंबना की बात और कोई नहीं हो सकती है, मेरे ख़्याल से। और भी बहुत सी बातें हैं, आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला की जो कैबिनेट मीटिंग है, ये एक प्रेसिडेंस आ गई योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुंभ के मेले में अपना कैबिनेट चलाया था और नहीं, अब नहीं, ये नहीं। उमर अब्दुल्ला नहीं, 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 पहले भी हो चुका है, ये पहले भी हो चुका है और नीतीश कुमार ने भी अपने कैबिनेट की मीटिंग इधर-उधर की है कई बार। ये उमर अब्दुल्ला पहले भी कर चुके हैं मीटिंग, अपने ही स्टेट मैं में दूसरी जगह। मैं नियर पास्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे नियर भी ज़हनों में ताज़ा है। अच्छा जो ठीक है, ठीक है, जो हमारे ठीक है। ज़हनों में ताज़ा है, मेरे ज़हन में कम से कम ये ताज़ा है कि एक कैबिनेट तो कुंभ से चला था और अब कैबिनेट पहलगाम से चलने जा रहा है नहीं, और दोनों में काफ़ी अंतर है। कुंभ वाले कैबिनेट में जो है ना दोनों वो में वोट काफ़ी अंतर लूटना, है, दोनों में उसमें काफ़ी वोट बेसिक्स में लूटना काफ़ी था। अंतर है। हाँ, बेसिक्स में काफ़ी अंतर है। इसमें जी। बिल्कुल, इसमें संवेदना एक जताना और है और विश्वास जताना है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ी पीड़ा इस वक़्त है वो ये है कि यहाँ की जो जीडीपी है, उसमें अर्थव्यवस्था में 7% हिस्सा है टूरिज़्म का और 7% का माने छोटा नहीं हुआ करता, तो ये पैसा कहाँ-कहाँ घूमता है, आप समझ सकते हैं। और इस वक़्त होना ये चाहिए था, प्रधानमंत्री को यहाँ के लोगों की पीड़ा समझनी चाहिए थी, जिस तरह उन्होंने इससे पहले कहा था कि जम्मू-कश्मीर साफ, क्लीन, यू गो और करोड़ों लोग यहाँ आ रहे थे। लेकिन अब की परिस्थिति में जब पहलगाम वाक़या हुआ, जो हमने सबक सीखा वो ये है कि हम अपने सिक्योरिटी ग्रिड को मज़बूत करें और उसके बाद प्रधानमंत्री उनको कहें कि हमने सिक्योरिटी मज़बूत की है, आपको कोई खतरा नहीं है, आप जाइए। टूरिज़्म वहाँ स्थगित है, टूरिज़्म फिर से चलना चाहिए ताकि जम्मू-कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है, वो खराब ना होने पाए। ये भी एक मसला है, ये देश का मसला है। आपने कहा ना कि देश के ये सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर का मसला नहीं है। ये पूरे देश का, जी, ये राष्ट्र का मसला है, ये राष्ट्र का मसला है। और लास्ट में मैं आपका वो जो आपने कश्मीर को जन्नत कहा ना, वो चूँकि मैं हमारी मादरी ज़ुबान तो उर्दू है, आपके साथ बैठ-बैठ के थोड़ा हिंदी भी बोला बोला बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये शेर दरअसल ऐसा है, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त, अगर दुनिया के मुखौटे पे कहीं जन्नत है, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। यही है, यही है, यही। जी।